डायनासोर वास्तव में कभी विलुप्त नहीं हुए। नहीं, यह कोई नई अजीब थ्योरी नहीं है, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। असल में हो सकता है आपने आज सुबह ही एक देखा हो। शायद आपने अपने खिड़की के बाहर किसी को चहचहाते हुए भी सुना हो, क्योंकि आज उड़ने वाले हर एक पक्षी, सबसे छोटे हमिंगबर्ड से लेकर सबसे शक्तिशाली बाज तक, एक जीवित सांस लेने वाला डायनासोर है। कैसे डरावने, धरती को हिला देने वाले सरीसृप हमारे पंखदार दोस्तों में बदल गए, जो आज हमारे आसमान को भरते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन के इतिहास की सबसे अद्भुत गाथाओं में से एक है। यह कहानी है चौंकाने वाले शारीरिक बदलावों की, रहस्यमय नई चीजों की और उस सुपर पावर के विकास की जिसने जीवन के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। उड़ान। हमारी कहानी की शुरुआत किसी पक्षी से नहीं, बल्कि एक डायनासोर से होती है। आइए घड़ी को लगभग 16 करोड़ साल पीछे जुरासिक काल में ले चलते हैं। दुनिया पर विशालकाय जीवों का राज है, लेकिन परछाइयों में छुपा एक खास डायनासोर समूह चुपचाप एक विकासवादी क्रांति की नींव रख रहा है। ये हैं थेरोपोड्स, जो 2 पैरों पर चलने वाले मांसाहारी डायनासोरों का विविध समूह है। इस समूह में वे मशहूर नाम भी शामिल हैं जिन्हें आप पहले से जानते हैं, जैसे भयानक टायरेनोसॉरस रेक्स और चालाक वेलोसिरैप्टर। लेकिन असली राह दिखाने वाले तो छोटे थेरोपोड्स ही थे। इन जीवों के पास पहले से ही वे तमाम खूबियां थीं जो आगे चलकर पक्षियों के लिए बेहद जरूरी साबित होने वाली थीं। शुरुआत के लिए वे 2 लंबे पैरों पर चलते थे, जिससे उनके हाथ दूसरी चीजों के लिए आजाद हो जाते थे। उनकी हड्डियां खोखली थीं, जिससे उनका कंकाल हल्का हो जाता था, लेकिन मजबूती में फर्क नहीं पड़ता था। हवा में उड़ने की दिशा में पहला कदम था। उनकी गर्दन लंबी थी, शरीर की मुद्रा क्षैतिज थी और टखना कुंडे जैसा था। ये सभी खूबियां पक्षियों में पहचान सकते हैं। ये डायनासोर तेज और फुर्तीले शिकारी थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके अपने ही शरीर एक ऐसे जीव का खाका है जो एक दिन आसमान पर राज करेगा। वे कच्चा माल थे, वह शुरुआती बिंदु जिससे समय के साथ पक्षियों को गढ़ा जाना था। काफी समय तक डायनासोर से पक्षी बनने की कहानी में सबसे बड़ा सवाल था, पंख कहां से आए, वे कहां से आए और क्यों। खैर, कुछ हैरान कर देने वाली जीवाश्म खोजों की बदौलत अब हमें पता है कि पंख उड़ान से बहुत पहले विकसित हो गए थे। ये पंख एकदम से रातों रात परफेक्ट एरोडायनामिक संरचनाओं के रूप में नहीं उभरे थे। सबसे पहले जो पंख बने वे साधारण बाल जैसे रेशे थे, जिन्हें वैज्ञानिकों ने डायनोफज नाम दिया है। मुख्य विचार यह है कि ये शुरुआती पंख उड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत ही साधारण चीज के लिए थे, गर्म रहने के लिए, एक मुलायम कोट की तरह। ये आदिम पंख इंसुलेशन प्रदान करते थे, जिससे ये सक्रिय डायनासोर अपने शरीर का तापमान नियंत्रित कर पाते थे। 1990 के दशक से चीन में मिले अद्भुत जीवाश्मों ने हमारी सारी पुरानी धारणाओं को पूरी तरह बदल दिया है। अब हमारे पास 30 से अधिक गैरपक्षी डायनासोर प्रजातियों के पंखों से सजे होने के प्रमाण हैं। कुछ डायनासोर जैसे काउडिप्टेरिक्स की बाहों और पूंछ पर लंबे संरचित पंख थे, जो उड़ने के लिए नहीं बल्कि शायद दिखावे, साथी को आकर्षित करने या प्रतिद्वंद्वियों को डराने के लिए थे, ठीक वैसे ही जैसे आज का मोर करता है। कुछ अन्य प्रजातियों में पंख चौंकाने वाले उद्देश्य के लिए काम आते, अपने अंडों को सेने के लिए। डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं जो घोंसले पर बैठे हैं, उनकी पंखदार बाहें अंडों पर फैली हुई हैं, जैसे एक मुर्गी करती है। पंख, जो पक्षी की पहचानने योग्य विशेषता है, ने अपनी विकास यात्रा सर्दी के कोट और फैशन स्टेटमेंट के रूप में शुरू की, उड़ान के लिए इस्तेमाल होने से बहुत पहले।
भूमि पर रहने वाले थेरोपोड से उड़ने वाले पक्षी बनने की यात्रा सिर्फ पंख लगाने भर की बात नहीं थी। इसके लिए पूरे शरीर में एक क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत थी। यहीं पर विकास ने वाकई रचनात्मकता दिखाई। लाखों वर्षों में डायनासोर के कंकाल के हर हिस्से के साथ प्रयोग किया। डायनासोर की लंबी, भारी और दांतों वाली थूथन धीरे धीरे सिकुड़ने और हल्की होने लगी। मजबूत, हड्डी तोड़ने वाले जबड़े आखिरकार एक हल्की, बिना दांतों वाली चोंच में बदल गए। इस एक बदलाव ने शरीर के अगले हिस्से का वजन काफी कम कर दिया, जिससे हवा में संतुलन बनाए रखना बहुत आसान हो गया। शिकार पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले अगले पैर लंबे और लंबे होते गए, जबकि कलाई और हाथ की हड्डियां आपस में जुड़ने लगीं। इससे एक मजबूत, कठोर संरचना बनी जो एक पंख को सहारा दे सकती थी, एक शक्तिशाली वायुपत्र, लचीले पंजे वाले हाथ की जगह। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक छाती में हुआ, एक ऐसी संरचना जो कई डायनासोरों में पहले से ही मौजूद थी। दोनों कॉलर बोन आपस में जुड़कर फर्कुला बन गई, जिसे हम विशबोन कहते हैं। जहां हड्डी एक स्प्रिंग की तरह काम करती है, जो हर पंख फड़फड़ाने पर ऊर्जा को संचित और मुक्त करती है। इसी समय ब्रेस्टबोन या स्टर्नम में एक गहरी कील उभर आई, जिससे विशाल उड़ान मांसपेशियों को एक मजबूत आधार मिल गया। कंकाल के अन्य हिस्से भी पूरी तरह से नया रूप ले रहे थे। लंबी, हड्डीदार पूंछ, जो डायनासोरों को जमीन पर संतुलन बनाने में मदद करती थी, वह बहुत छोटी होकर एक जुड़ी हुई ठूंठ बन गई, जिसे पाइगोस्टाइल कहा जाता है। यह संरचना उन पूंछ के पंखों को सहारा देती है, जिनका उपयोग पक्षी दिशा बदलने के लिए करते हैं। पूरे कंकाल में हड्डियां और भी अधिक खोखली हो गईं और उन्हें आंतरिक जाल जैसी संरचना से मजबूत किया गया। प्राकृतिक इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट कृति, जिसने न्यूनतम वजन में अधिकतम मजबूती दी। इनमें से हर एक बदलाव, जो पीढ़ियों में धीरे धीरे हुआ, आसमान की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम था। यह हमें हमारी कहानी के चरम पर लाता है, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जीवाश्म आर्कियोप्टेरिक्स तक। जर्मनी में खोजा गया और लगभग 15 करोड़ साल पुराना आर्कियोप्टेरिक्स विकास की प्रक्रिया का एक आदर्श चित्र है। इसमें पुराने और नए का अनोखा मिश्रण था। इसके मुंह में अब भी तेज दांत थे, लंबी हड्डीदार पूंछ थी और इसकी उंगलियों में पंजे थे। ये सभी क्लासिक डायनासोर की विशेषताएं थीं। लेकिन इसमें पूरी तरह से विकसित विषम उड़ान पंख, विशबोन और पंख भी थे, जो एक पक्षी की पहचान है। दशकों तक वैज्ञानिक इस बात पर बहस करते रहे कि क्या आर्कियोप्टेरिक्स वास्तव में उड़ सकता था या वह सिर्फ एक शानदार ग्लाइडर था। शिकागो आर्कियोप्टेरिक्स जैसे शानदार संरक्षित नमूनों के हालिया अध्ययनों ने हमें नए सुराग दिए हैं। विश्लेषण से पता चला कि इसमें विशेष प्रकार के पंख थे, जिन्हें टर्शियल्स कहा जाता है, जो पंख को शरीर से जोड़ते हैं और शक्तिशाली उड़ान के लिए ठोस सतह बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं। इसका कंकाल हमारी सोच से भी हल्का और अधिक खोखला था और इसकी रीढ़ को मजबूत किया गया था ताकि पंख फड़फड़ाते समय यह स्थिर रह सके। आर्कियोप्टेरिक्स बहुत संभवतः सक्रिय रूप से पंख फड़फड़ाकर उड़ने में सक्षम था, भले ही वह आज के मानकों के हिसाब से थोड़ा खच्चर था। लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स ही एकमात्र प्रयोग नहीं था। माइक्रोरप्टर जैसी खोजें, जो एक 4 पंखों वाला डायनासोर था और शायद ग्लाइड करता था या उड़ता था, दिखाती हैं कि प्रकृति ने हवा में उठने के कई तरीके आजमाए। यह नवाचार का एक जबरदस्त दौर था, एक जैविक हथियारों की दौड़ की कौन तीसरे आयाम पर कब्जा कर सकता है। यह यात्रा पेड़ों से छलांग लगाने और ग्लाइड करने से शुरू होकर थोड़े समय के लिए पंख फड़फड़ाकर उड़ने तक गई, और हर चरण पिछले पर आधारित था, जब तक कि हवा पर असली महारत हासिल नहीं हो गई। फिर लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले दुनिया एक पल में बदल गई।
एक विशाल उल्का ग्रह से टकराया, जिससे एक वैश्विक तबाही हुई और अनुमानित 76% प्रजातियां खत्म हो गईं, जिनमें सभी गैर पक्षी डायनासोर भी शामिल थे। वे दैत्य, जिन्होंने 15 करोड़ साल से ज्यादा समय तक राज किया था, अब खत्म हो गए थे। और फिर भी इस तबाही के बीच डायनासोर की एक खास वंशावली बच गई, पक्षी। तो जब उनके रिश्तेदार नहीं बच पाए, तो ये कैसे बच गए? उनके पास कुछ अहम फायदे थे। उनका छोटा आकार सबसे बड़ा फायदा था। छोटे जानवरों को कम खाना चाहिए होता है, जो उस समय जीवन रक्षक था जब खाद्य श्रृंखलाएं टूट चुकी थीं। उनका आहार भी बहुत महत्वपूर्ण था। जहां कई बड़े डायनासोर खास तौर पर पौधे खाने वाले थे, वहीं कई शुरुआती पक्षियों के पास दांतों की जगह चोंच थी, जिससे वे बीज और मेवे खा सकते थे, जो पौधों के सूख जाने के बाद भी मिट्टी में दबे और सुरक्षित रह सकते थे। उनकी उड़ने की क्षमता ने उन्हें लंबी दूरी तय करने और सुरक्षित जगहों तथा नए भोजन के स्रोत खोजने में मदद की। और उनके पंख, जो पहले गर्मी के लिए विकसित हुए थे, अब टक्कर के बाद आई सर्दियों में तापमान के भारी उतार चढ़ाव से बचाने के लिए जरूरी इंसुलेशन देने लगे। जो पक्षी इस कठिन दौर से गुजर गए, वे खुद को एक ऐसी दुनिया में पाए जहां उनके विशाल डायनासोर रिश्तेदार गायब हो चुके थे। उन्होंने तेजी से विविधता हासिल की और देखते ही देखते 10,000 से भी ज्यादा अद्भुत प्रजातियों में फैल गए।